दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास अपनी फौज थी, लेकिन उसने इसके अलावा एक ऐसी फौज खड़ी की जिसकी संख्या सुनकर आप शायद यकीन न करें, 1,80,000। और ये लोग गुलाम थे। ये लोग खेतों में काम करने वाले गुलाम नहीं थे। इसमें सैनिक थे, ऑफिसर थे, कारीगर थे और ऐसे भी लोग थे जिन्हें पूरा गांव जागीर में मिला हुआ था। और फिर एक दिन सुल्तान मर गया, जिसके बाद इन गुलामों ने वो किया जिसकी फिरोज शाह ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने तय करना शुरू कर दिया कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा। तो आखिर एक सुल्तान ने इतनी बड़ी गुलाम फौज बनाई ही क्यों थी, और जिस ताकत को उसने अपनी हिफाजत के लिए खड़ा किया वही उसकी मौत के बाद सल्तनत के लिए खतरा कैसे बन गई। आखिर ये 1,80,000 गुलाम आए कहाँ से थे और क्यों उन्हीं गुलामों ने सुल्तान की मौत के बाद पूरी दिल्ली को राख के ढेर में बदल दिया। आज हम गुलामों की इसी कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी शुरू होती है 1351 से। उस समय दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो चुकी थी और अपने पीछे वो एक ऐसी सल्तनत छोड़ गया था जो विद्रोहों, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से घिरी हुई थी। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फैसला हो चुका था। नकली सिक्कों का प्रयोग बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ था। बंगाल हाथ से निकल गया था और दक्कन के इलाके भी सल्तनत से अलग हो रहे थे। ऐसे टाइम में फिरोज शाह तुगलक अगले सुल्तान बनते हैं। जब फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया गया तो अंदर से वो एक बहुत डरा हुआ इंसान था। उसको पता था कि तुर्क और अफगान सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, वो कभी भी उसकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुर्क और अफगान अमीर सिर्फ दरबार के ऑफिसर नहीं होते थे, उनके पास अपनी ताकत थी, अपने लोग थे और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। फिरोज शाह जानता था कि अगर इन लोगों ने कभी मिलकर उसके खिलाफ फैसला कर लिया तो उसके पास उन्हें रोकने के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस बचेंगे। उसे ऐसी ताकत चाहिए थी जिसका रिश्ता किसी पुराने अमीर से ना हो, जिसकी अपनी कोई पॉलिटिकल जड़ ना हो और जो सीधे सुल्तान पर ही डिपेंडेंट हो। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी अपनी किताब तारीख़ फिरोज शाही में साफ लिखते हैं कि फिरोज शाह की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। यहीं से फिरोज शाह की गुलाम नीति शुरू होती है। उसने अनाथ बच्चों, जंग में पकड़े गए लोगों और ख़रीदे हुए गुलामों को इकट्ठा करना शुरू किया। इनमें विदेशी लोग थे और भारत के अलग अलग इलाकों से पकड़े गए लोग भी थे। जाजनगर यानी आज के उड़ीसा, कांगड़ा और बंगाल के मिलिट्री कैंपेन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाया गया और दिल्ली लाया गया। इनमें कई भारतीय भी थे। इतिहासकार अफीफ साफ लिखते हैं कि इन अभियानों के दौरान गांव के गांव खाली करा लिए जाते थे और जो जवान लड़के थे उनको पकड़कर दिल्ली लाया जाता था। यहाँ उनका धर्म बदलवाया जाता था। यानी सामाजिक मृत्यु का ये सिद्धांत सिर्फ विदेशी गुलामों पर लागू नहीं होता था, बल्कि अपने ही देश में बेगाने कर दिए गए इन भारतीयों पर भी उतनी ही बेरहमी से ये चीज़ लागू होती थी। फिर इन लोगों की पुरानी पहचान खत्म कर दी गई। कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया और उन्हें सल्तनत के सिस्टम में शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई और फिर एक टाइम ऐसा आया जब सिर्फ गुलामों को रखना ही एक अलग प्रशासनिक प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि अब सवाल था इन हज़ारों लोगों को संभालेगा कौन। यहीं फिरोज शाह ने बनाया एक डिपार्टमेंट, दीवाने बंदगान। गुलामों के लिए सोचिए, अलग से एक डिपार्टमेंट। सल्तनत में गुलामों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन ही बनाना पड़ा। उनकी हाजिरी के लिए अलग ऑफिसर, रहने और खाने के लिए अलग इंतज़ाम, खर्च के लिए अलग सिस्टम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लोग सिर्फ सुल्तान के घर के नौकर नहीं थे। इनका इस्तेमाल स्टेट की अलग अलग ज़रूरतों के लिए हो रहा था। कुछ सैनिक बने, कुछ महल की सुरक्षा में लगाए गए, कुछ घुड़सवार सेना का हिस्सा बने, कुछ कारीगर बनाए गए और कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालने लगे। यानी जिस सिस्टम की शुरुआत सुल्तान की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हुई थी, वो धीरे धीरे एक पूरी पैरेलल सरकारी मशीनरी बनती जा रही थी। समकालीन इतिहासकार शम्स सिराज अफीफ के मुताबिक इन गुलामों की संख्या बढ़कर 1,80,000 तक पहुंच गई थी। आज के टाइम में भी 1,80,000 लोगों को एक साथ ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं होगा और 14वीं सदी की दिल्ली में फिरोज शाह ने इतनी बड़ी आबादी को अपनी सत्ता की मशीनरी का हिस्सा बना दिया।
लेकिन सवाल उठता है कि इन 1,80,000 लोगों में भी सबसे खास कौन से लोग थे। ये लोग थे बंदगाने खास, करीब 40,000 ऐसे गुलाम जिन्हें सुल्तानों की खास सुरक्षा के लिए रखा गया था। ये साधारण पहरेदार नहीं थे, ये हथियारों से लैस रहते थे और सुल्तान के महल से लेकर उसकी यात्राओं तक उसकी सुरक्षा करते थे। सुल्तान तक पहुंचने वाले हर बड़े से बड़े सरदार को भी इनके बीच से होकर गुजरना पड़ता था और फिरोज शाह के लिए इनकी अहमियत सिर्फ इतनी नहीं थी कि ये उनकी रक्षा करते थे। इनका रिश्ता सुल्तान के साथ कुछ ऐसा बनाया गया कि वो उसे अपने मालिक के साथ साथ अपने प्रोटेक्टर या संरक्षक की तरह भी देखने लगे। जिन लोगों से बचपन में उनका परिवार और उनकी पुरानी पहचान छीन ली गई थी, उनकी लाइफ में सुल्तान ही सबसे बड़ी सत्ता बन गया। यही वजह थी कि फिरोज शाह को लगता था कि ये लोग पुराने तुर्क और अफगान अमीरों की तरह कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर ही सुल्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन फिरोज शाह ने इन गुलामों को सिर्फ हथियार पकड़ाकर महल के बाहर ही नहीं खड़ा कर दिया, उसने उन्हें और भी काम दिए। और यहीं से कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ आता है। इन 1,80,000 गुलामों में करीब 12,000 लोगों को ख़ास टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई। उन्हें कारीगर बनाया गया, शाही कारखानों में लगाया गया, कंस्ट्रक्शन के कामों में लगाया गया और फिरोज शाह के शासन की कई बड़े प्रोजेक्ट्स में इनका इस्तेमाल हुआ। फिरोज़ाबाद, हिसार फिरोज़ा नहरें, सिंचाई की परियोजनाएं और यहाँ तक कि अशोक के भारी पत्थरों के स्तंभों को टोपरा और मेरठ से उठाकर दिल्ली लाने का काम भी इन गुलामों ने किया। आज हमें ये इमारतें और नहरें दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे उन हज़ारों लोगों की मेहनत थी जिनके पास अपनी लाइफ चुनने की आज़ादी नहीं थी। यानी फिरोज शाह का ये सिस्टम एक साथ बिल्कुल दो अलग तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ जबरन पकड़े गए लोग जिनकी पहचान और आज़ादी उनसे छीन ली गई, दूसरी तरफ वही लोग राज्य की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे थे। और यही इस सिस्टम का सबसे अजीब पहलू सामने आता है। गुलाम होना हमेशा सत्ता से पूरी तरह बाहर होना नहीं था। कुछ गुलामों को राज्य की तरफ से सैलरी मिलती थी कैश में। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अटलांटिक के गुलाम व्यापार को अगर हम देखें, यानी जो स्लेव ट्रेड होता था, उसके बिल्कुल उलट दिल्ली सल्तनत के ये गुलाम सिर्फ मजदूर नहीं थे। इन्हें राज्य के खजाने से हर महीने 10 से लेकर 100 टंका तक की नगद सैलरी मिलती थी। और जब इनकी ताकत अपने पीक पर पहुंच गई तो सुल्तान ने कई बड़े गुलामों को तनख्वाह के बदले पूरे के पूरे गांव जागीर में दे दिए। सोचिए, जो लोग कल तक बाजार में बिक रहे थे, आज वो भारत की ज़मीन के मालिक और सूबेदार बन चुके थे। इस पूरी चमक धमक के पीछे आम जनता की ज़िंदगी कैसी थी, ये भी जानना ज़रूरी है। जिन किसानों और मज़दूरों की मेहनत से टैक्स इकट्ठा होता था, जिनसे इन गुलामों की तनख्वाह दी जाती थी, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। भारी टैक्स की वजह से गांव में गरीबी बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शहर में ये गुलाम वर्ग एक नई अमीर और ताकतवर जमात के रूप में उभर रहा था। ये फ़र्क, यानी आम जनता की तंगहाली और गुलामों की चमकती ज़िंदगी, धीरे धीरे सोसाइटी में एक अजीब टेंशन पैदा कर रही थी। आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल था कि जिसे कल तक गुलाम कहा जाता था, आज वो शाही सवारी में घूम रहा है, जबकि खुद उसकी मेहनत की कमाई टैक्स के रूप में उसी सिस्टम को चला रही है। यही नहीं, उस दौर का पुराना कुलीन वर्ग, यानी पुराने तुर्क और अफगान सरदार, ये सब देख कर जलते थे, क्योंकि अब जो सत्ता का केंद्र है वो धीरे धीरे सुल्तान के दरबार से खिसक कर गुलामों की बैरकों की तरफ जा रहा था। लेकिन इन तुर्कों को ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला ख़तरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि इन्हीं गुलामों की अपनी बैरकों से आने वाला था। और इसी सिस्टम से एक ऐसा आदमी ऊपर उठा जिसकी कहानी शायद आपको सबसे ज़्यादा हैरान करेगी। एक ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं था, न तुर्क था न अफ़गान। उसका नाम था खाने जहां मकबूल। मकबूल तेलंगाना का एक हिंदू था। युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन उसकी काबिलियत ऐसी थी कि वो धीरे धीरे ऊपर उठता गया। एक वक्त ऐसा आया जब यही व्यक्ति फिरोज शाह का सबसे भरोसेमंद वज़ीर बना। सोचिए, एक तरफ किसी इंसान को जंग में पकड़कर उसकी आज़ादी छीन ली जाती है, दूसरी तरफ उसी सिस्टम के अंदर अगर वो अपनी काबिलियत साबित कर दे तो वो सल्तनत के सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच सकता है। यानी फिरोज शाह की गुलाम व्यवस्था सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये लोगों को तोड़ती भी थी और उन्हें नई पहचान देकर सत्ता के करीब भी लाती थी। और शायद यही वजह थी कि फिरोज शाह को इस सिस्टम पर इतना भरोसा हो गया। उसे लगता था कि उसने अपने चारों तरफ एक ऐसी ताकत बना ली जो हमेशा उसके साथ रहेगी।
लेकिन सत्ता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जब आप किसी ताकत को बहुत बड़ा बना देते हैं तो एक दिन सवाल ये नहीं रहता कि आपकी वफादार है कि नहीं, सवाल ये होता है कि क्या अब भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिरोज शाह की लाइफ में इसका जवाब कभी सामने नहीं आया, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे सुल्तान ही उस पूरे सिस्टम का सेंटर था। लेकिन फिर आता है साल 1388, फिरोज शाह तुगलक की मौत हो गई और उसके साथ वो आदमी भी चला गया जिसके इर्द गिर्द 1,80,000 लोगों का पूरा सिस्टम खड़ा था। 37 साल के लंबे शासन के बाद जब सुल्तान फिरोज की मौत हुई तो जो बारूद सालों से दबा हुआ था वो एक झटके में फट गया। सुल्तान की मौत की खबर अभी महल के बाहर भी ठीक से नहीं पहुंची थी कि 1,80,000 गुलामों की इस पूरी मशीनरी को रियलाइज़ हो गया कि अब उन्हें काबू में रखने वाला कोई बाप जिंदा नहीं है। उनके पास हथियार थे, उनके पास खजाने की चाबियां थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता था कि सल्तनत की कमज़ोर नस कहाँ है। जो गुलाम कल तक सुल्तान के वफादार पहरेदार थे, आज वो किंग मेकर बन गए। इतिहासकार आरसी मजूमदार अपनी किताब में लिखते हैं कि इन्हीं फिरोजी गुलामों ने तय किया कि दिल्ली के तख्त पर आगे कौन बैठेगा। दिल्ली की गलियों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यहीं से फिरोज शाह की बनाई हुई व्यवस्था बदल गई। कल तक ये लोग सुल्तान की ताकत थे, अब ये खुद सत्ता के खेल का हिस्सा बन गए। दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा ये तय करने की लड़ाई शुरू हो गई। पुराने तुर्क और अफगान अमीर पहले से ही इन गुलामों की बढ़ती ताकत से परेशान थे, अब उनको भी मौका मिल गया। गुलामों के अलग अलग गुट बनने लगे, शहजादे अपने अपने दावोदारों के साथ खड़े होने लगे और इन हथियार बंद गुलामों का इस्तेमाल भी इसी संघर्ष में होने लगा। यानी अब समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि गुलाम ताकतवर हो गए थे, असली प्रॉब्लम ये थी कि सल्तनत की पॉलिटिक्स में हर पक्ष इन्हीं ताकतवर लोगों को अपने साथ इस्तेमाल करना चाहता था। तुगलक खानदान के शहजादे आपस में लड़ रहे थे, अमीर अपने गुट बना रहे थे और 1,80,000 की ये बहुत बड़ी मशीनरी अब किसी एक सुल्तान की पर्सनल ताकत नहीं रह गई थी। वो अलग अलग पॉलिटिकल गुटों के लिए हथियार बन चुकी थी और जब सत्ता के लिए लड़ने वाला हर आदमी के पास हथियार हो तो अगला कदम अक्सर बातचीत नहीं होता, हिंसा होती है। दिल्ली में संघर्ष शुरू हुआ, कई गुलाम मारे गए, जवाब में सुल्तान के परिवार से जुड़े लोगों और शहजादों की भी हत्या हुई। इतिहासकार पीटर जैक्सन इसे सल्तनत के आर्थिक ढांचे का पूरी तरह टूट जाना बताते हैं। सिर्फ 6 सालों के अंदर हालात इतने ख़राब हो गए कि दिल्ली सल्तनत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। तख्त बदलता रहा, गुट बदलते रहे और हर बदलाव के साथ सल्तनत थोड़ी और कमज़ोर होती गई। लेकिन यहाँ एक बात को समझना ज़रूरी है, दिल्ली सल्तनत का पतन सिर्फ इन गुलामों की वजह से नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा हो कि इस स्टोरी का मकसद ये है, तुगलक खानदान के अंदर सत्ता की लड़ाई पहले से चल रही थी। शहजादे एक दूसरे से पहले ही लड़ रहे थे, अमीर अपने हितों के लिए लड़ रहे थे और गुलामों की फौज इस पूरे स्ट्रगल का एक बहुत ही ताकतवर हथियार बन गई थी। यानी फिरोज शाह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद ये नहीं थी कि उसने गुलामों को ताकत दी, प्रॉब्लम ये थी कि उसने एक ऐसी ताकत बनाई जिसे उसके बाद कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं कर पाया। और इसके साथ एक और क्राइसिस जुड़ी हुई थी, पैसा। 1,80,000 लोगों को बनाए रखना सस्ता तो कहीं से नहीं था। खाना, कपड़ा, रहने की जगह, हथियार, घोड़े, तनख्वाह, पेंशन, ज़मीन, इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए राज्य के खजाने पर लगातार प्रेशर पड़ रहा था। फिरोज शाह के टाइम में इस सिस्टम को चलाना पॉसिबल था, लेकिन उसकी मौत के बाद जब सत्ता कमज़ोर हुई और नए इलाकों से रेवेन्यू और मिलिट्री की ताकत कम होने लगी तो यही खर्च एक बोझ बन गया। अब सल्तनत के पास इतनी बड़ी ताकत को संभालने के लिए उतने रिसोर्सेज नहीं थे और जब किसी राज्य के पास सैनिकों को देने के लिए पैसा ना बचे तो सैनिकों की वफादारी भी ज़्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही सालों में दिल्ली सल्तनत इतनी कमज़ोर हो गई कि उसका कंट्रोल दिल्ली के आसपास तक सीमित होने लगा। एक टाइम पर जिस सल्तनत का दावा दूर दूर तक था, उसकी हालत ऐसी हो गई कि दिल्ली के सुल्तान की रियल ताकत शहर के बाहर मुश्किल से दिखाई देती थी। और फिर आता है साल 1398। सेंट्रल एशिया से तैमूर लंग भारत की तरफ बढ़ा। उसके सामने वो दिल्ली नहीं थी अभी जिसके बारे में फिरोज शाह ने कभी एक मजबूत सल्तनत का सपना देखा था। सल्तनत इस टाइम तक अंदर से टूट चुकी थी, सत्ता के लिए लड़ने वाले गुट अलग थे, सेना बटी हुई थी और वो बड़ी ताकत जिसे कभी सुल्तान की सुरक्षा के लिए बनाया गया खुद राजनीतिक संघर्षों में बिखर चुकी थी। तैमूर दिल्ली पहुंचा और उसके बाद जो हुआ उसने दिल्ली के इतिहास पर गहरा निशान छोड़ दिया। शहर में भारी कत्लेआम हुआ। तैमूर के अपने मेमोयर जिसे मुल्फुजाते तैमूरी कहा जाता है उसमें लिखा है कि दिल्ली में सिर्फ कौवे और गिद्ध बचे थे, कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। सोचिए, वो एम्पायर जिसे फिरोज शाह ने अपने गुलाम नीति से अजेय बनाना चाहा, वही अपने ही गुलामों की वजह से राख का ढेर बन गया।
दिल्ली की सत्ता जो कुछ डेकेड्स पहले फिरोज शाह की बहुत बड़ी मशीनरी पर तुकी थी, अब खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। फिरोज शाह ने गुलामों की ये सिस्टम इसलिए बनाया था कि उसकी सत्ता सुरक्षित रहे। उसके शासन के दौरान इस सिस्टम ने सचमुच काम भी किया। इसने सैनिक दिए, महल की सुरक्षा की, शहर बसाने में मदद की, नहरें बनाई, कारीगर दिए और सुल्तान को पुराने अमीरों के मुकाबले एक ऐसी ताकत दी जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते थे। तो क्या फिरोज शाह ने गलती की? शायद जवाब इतना आसान या ब्लैक एंड वाइट नहीं है। दरबारी इतिहासकार अफीफ ने इस सिस्टम को एक तरह से सुल्तान के वेलफेयर काम यानी कल्याणकारी काम के तौर पे देखा। इतिहासकारों में आज भी तीखी बहस चलती है। दरबारी इतिहासकार, खासकर शम्स सिराज अफीफ, इस पूरे सिस्टम को एक नेक और भलाई का काम बताते हैं। अफीफ के मुताबिक सुल्तान ने इन गुलामों को गैर इस्लामी दुनिया के अंधेरे से निकालकर इस्लाम की रोशनी में लाने का काम किया और उन्हें रोज़गार देकर एक अच्छे शासक का फ़र्ज निभाया। लेकिन इस नज़रिए में उन हज़ारों बंदियों का दर्द, उनका जबरन धर्म परिवर्तन और अपने परिवार से बिछड़ने की तकलीफ़, इन सबको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। यहाँ एक और बात समझनी ज़रूरी है। फिरोज शाह की गुलाम नीति के अलावा भी उसने कई ऐसे काम किए जो उसकी इमेज को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इन्होंने अस्पताल बनवाए, गरीबों के लिए शादी की फैसिलिटी दी और सिंचाई के लिए बड़ी नहरें खुदवाई। कई इतिहासकार उन्हें मध्यकालीन भारत का सबसे ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर करने वाला सुल्तान भी मानते हैं। लेकिन यही सुल्तान अपने ही गुलाम व्यवस्था के चलते एक ऐसा खतरनाक ढांचा भी खड़ा कर गया जिसने आने वाले सालों में लाखों निर्दोष लोगों की जान ले ली। यही वजह है कि इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को ना तो पूरी तरह हीरो कहा जा सकता है, न पूरी तरह से विलेन। वो अपने दौर की मजबूरियों और महत्वाकांक्षाओं के बीच में फंसा एक ऐसा शासक था जिसने वो फैसले लिए जो उसे उस वक्त सही लगे। इसके एकदम उलट 19वीं सदी के कॉलोनियल ब्रिटिश इतिहासकार जैसे हेनरी एलियट और जॉन डाउसन, इन्होंने उन्हीं फारसी किताबों का चुनिंदा हिस्सा ट्रांसलेट करके इसे भारत के सबसे डार्क और बर्बर इस्लामी दौर के तौर पर पेश किया। इनका असली मकसद ये दिखाना था कि ब्रिटिश शासन इन पुराने क्रूर सुल्तानों के मुकाबले कहीं ज़्यादा न्यायप्रिय और सभ्य है। कई राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी इसी नज़रिए को आगे बढ़ाया और इसे सिर्फ एक हिंदू विरोधी उत्पीड़न की मशीन बनाया। लेकिन मॉडर्न इतिहासकारों ने इस पूरी बहस को एक नया नज़रिया दिया है। रिचर्ड ईटन और इंद्राणी चटर्जी जैसे विद्वान इसे प्रोटेक्शरेट की व्यवस्था कहते हैं, संरक्षण की व्यवस्था। उनका तर्क है कि इन गुलामों की तुलना अमेरिका के गुलाम व्यापार से करना ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं है। अमेरिका में गुलाम सिर्फ एक प्रॉपर्टी थे जिसे बेरहमी से पीटा और मारा जा सकता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में गुलाम स्टेट मशीनरी का एक बहुत अहम हिस्सा थे जो तरक्की करके वज़ीर तक बन सकते थे। इतिहासकार सुनील कुमार कहते हैं कि ये कोई धार्मिक कट्टरपन नहीं था, बल्कि राज्य को मजबूत बनाने का एक बहुत ही सोचा समझा और स्ट्रैटेजिक तरीका था। हाँ, ये क्रूर ज़रूर था, लेकिन उस दौर की दुनिया की सबसे आगे की राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक भी था। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, हमें ये भी याद रखना होगा कि इस सिस्टम की शुरुआत हज़ारों लोगों की आज़ादी छीनने से हुई थी। कई लोग युद्ध में बंदी बनाए गए थे, कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था, कई लोगों को उनके परिवार और उनकी पहचान से अलग कर दिया गया था। और यही वजह है कि आज इस सिस्टम को सिर्फ एक महान प्रशासनिक प्रयोग या सिर्फ क्रूर गुलामी कह देना, दोनों ही अधूरा होगा। ये सिस्टम अपने समय की राजनीति की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर था। इसमें क्रूरता भी थी, सत्ता भी थी और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, और इसमें इंसानों को अपनी मर्जी के बिना एक ऐसी व्यवस्था को ढाल देने की ताकत भी थी जिससे बाहर निकलना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल था। खाने जहां मकबूल की कहानी बताती है कि सिस्टम में कोई बंदी बनाया गया इंसान भी सत्ता के बेहद ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, लेकिन फिरोज शाह की मौत के बाद के सिस्टम बताता है कि ये सिस्टम कितना ख़तरनाक भी हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिरोज शाह तुगलक के उन 1,80,000 गुलामों की जो एक पैरेलल सरकार की तरह काम करते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।